तो जस्ट कंफर्म करता है एक बार, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना? यस सर। ओके ठीक। ओके सर, गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। अच्छा देखो, इक्विटी डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो क्लास है, इसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर ऑप्शन स्ट्रेटेजी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का ऑप्शंस का बेसिक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ या भूल गए तो रिवाइज करना बाकी है, एक बार कर सकते हो सर, ठीक है? क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में डिस्कशंस करने जा रहे हैं। और ऐसे आप इतना समझ सकते हो, देखो स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि जब हम लोग बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं ना, ठीक है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग जो बहुत ही पॉपुलर है ट्रेडिंग के लिए सर, और मार्केट का सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लो कैपिटल में हाई प्रॉफिट कर कर सकते हो, इसका चांसेस है। यस, लिटिल बिट ऑफ स्पेकुलेशंस है एग्जैक्टली, लेकिन विद कैलकुलेटिव स्पेकुलेशंस, ठीक है? ऐसा नहीं कि जस्ट डायरेक्ट बेटिंग चलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक कैलकुलेशंस के बेसिस में यहाँ पर स्पेकुलेशन चलता है, और इसके लिए ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में स्ट्रेटेजी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इवन मार्केट में जो सॉफ्टवेयर भी मिलता है ना सर, ठीक है, मार्केट में जो सॉफ्टवेयर भी मिलता है, वहां पर सॉफ्टवेयर में स्ट्रेटेजी ही समझाया जाता है। मतलब स्ट्रेटेजी समझाने का मतलब क्या है सर? स्ट्रेटेजी समझाने का मतलब ये होता है कि आप जब मार्केट में ट्रेड लोगे या फिर जब आप कंपनी में एज ए एडवाइजर काम करोगे, तो आपके एडवाइस पे, आपके एनालिसिस एबिलिटी पे डिपेंड करके मार्केट में जो बड़े बड़े मतलब क्लाइंट होंगे आपका, ठीक है, वो ट्रेड लेगा। अब वो जो ट्रेड लेगा, उनको आपको स्ट्रेटेजी देना है, ठीक है, कि सर आप ऐसे स्ट्रेटेजी लो तो आपका लॉस नहीं होगा या फिर आप प्रॉफिट करोगे। बात समझ रहे हैं साहब? ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक सेकंड से थोड़ा होल्ड करो तुम। तो एग्जैक्टली ठीक जिस तरह से मार्केट में ट्रेड करने के लिए ट्रेडर अपना अपना स्ट्रेटेजी यूज करेगा, ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करना है सर, मतलब आप एज ए ट्रेडर कैसे यूज कर सकते हो, या फिर जब आप क्लाइंट के ट्रेडिंग को संभालोगे, तब आप क्लाइंट को किस तरह से हेल्प कर सकते हो। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव सर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इवन अगर आप लोग सेंसिबल जैसे मतलब सॉफ्टवेयर भी यूज करते हो जो बहुत ही पॉपुलर है, इवन इन मनी कंट्रोल, टिकट टैप जैसे भी काफी पॉपुलर सब सॉफ्टवेयर है मार्केट में। कुछ मार्केट में भाई पैसे के थ्रू से खरीदना भी पड़ता है, मंथली कुछ चार्जेस होता है, आपको हर जगह में स्ट्रेटेजी दिखेगा। बट स्ट्रेटेजी देखने से नहीं होता, स्ट्रेटेजी समझना भी पड़ता है, ठीक है? सब कुछ तो सॉफ्टवेयर बताता है, बट सॉफ्टवेयर जो बताएगा उसको आंख बंद करके थोड़ी ना देखना है। तब तो दुनिया भर का हर कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर देख के ही जिंदगी बिता देता है सर, सॉफ्टवेयर में सब बोल देता है, तो फिर सारा पैसा कमाना कितना आसान हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको सॉफ्टवेयर का हेल्प लेना है, बट विद अ साउंड नॉलेज, ठीक है? तो हम लोग भी इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट में बात करना स्टार्ट करेंगे सर आज। और जो एनआईएसएम के इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर भी बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था सर इंडेक्स के बारे में बात करनी। आई होप कि आप लोगों को इंडेक्स समझ में आ गया था। तो था इंडेक्स तो क्लियर था ना? ज्योति बोलो, इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, ये सब आइडिया क्लियर हो गया था? यस सर। तो था आवाज আসছে? यस सर। तो इंडेक्स के ऊपर हम लोगों ने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में बात किया सर, इंडेक्स क्या है, उसको कैसे बना जाता है। इट्स लिटिल बिट इजी एरिया था सर। उससे पहले तो हम लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा बात किया सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज बेसिकली हम लोग इससे पहले बात किए सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पूरा डिटेल्स में, है ना? इसमें मतलब यहाँ पर तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, बट मैंने आप लोगों को कोशिश किया कि ऑप्शंस के ऊपर सारा पॉइंट को कवर करने का,
सिर्फ बेसिक नहीं, मतलब मोर देन दैट, ठीक है। इसमें यहाँ पर बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस क्या है, पे ऑफ चार्ट एंड ऑप्शन क्या है, बेसिक ऑप्शंस, प्राइसिंग ऑप्शंस, ग्रीक का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑप्शंस का यूज क्या है, जस्ट नॉर्मल वे में इंस्टीट्यूट एनआईएसएम के मैट के अंदर बोला गया है। बट मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बोल दिया सर, ठीक है। ऑप्शंस के बेसिक के बारे में हर एक चीज के ऊपर बात किया, ठीक है। ग्रीक में ही तो कितना समय लगा है सर, है ना। जो डेल्टा गामा थीटा, है ना, ये जो एरिया है सर, ठीक है, वेगा, ठीक है, इसमें मैंने कितना समय दिया। तो आई होप कि आप लोगों को हर एक चीज पे क्लैरिटी आया। अब क्या है, ये सब क्लैरिटी तभी काम आएगा जब आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में कुछ फेमस ऑप्शन स्ट्रेटेजीज आता है जैसे कि ऑप्शन स्प्रेड, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, कॉलर, बटरफ्लाई स्प्रेड, क्या है ये सब चीज, ठीक है। सिर्फ डायरेक्टली डेफिनेशन वाइज बताने में अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ चार्ट्स है, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस है, अभी बताएंगे तो अभी खत्म हो जाएगा, बट सर दैट इज नॉट द वे, ठीक है, ऑफ लर्निंग, ठीक है। रट्टू तोता बन के फायदा नहीं है, एनालिटिकल एबिलिटी बिल्ड करना है सर। तो बिफोर दैट हम लोग इसको समझे, हम लोग सबसे पहले सर ये स्ट्रेटेजी क्या है ये इसके बारे में पहले बात करेंगे सर, ठीक है। व्हाट इज एक्चुअली स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी जानने के लिए क्यों इतना जरूरी है सर, स्ट्रेटेजी जानना इतना जरूरी क्यों है। और एज एन ऑप्शन एनालिस्ट या फिर एज ए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में जब आप एज इक्विटी डेरिवेटिव प्रैक्टिशनर आप काम करते हो, तो फिर ऑन दैट टाइम आपको इसके ऊपर कितना मेहनत करना चाहिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसी के बारे में बात करना स्टार्ट करूंगा आज, इंट्रोडक्शन लेवल में डिस्कस करूंगा, फिर धीरे धीरे मैं इसके ऊपर डिटेल्स एनालिटिकल एरिया में भी बात करूंगा। आपको देख के ऐसे समझ में आ ही रहा है कि काफी सारा ग्राफ है और उसका प्रेजेंटेशन एरिया है। सो बात तो बहुत सारा करना है सर स्ट्रैटेजी में, ठीक है। और अगर मार्केट में भी आप देखोगे ना, स्ट्रैटेजी अलग से खरीदना पड़ता है सर, मतलब इतना पॉपुलर है कॉन्सेप्ट कि स्ट्रैटेजी बाई करना भी पड़ सकता है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये जैसे कि स्ट्रेटेजीज का पूरा डिटेल्स है, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसमें आपको अलग अलग चार्ट समझना पड़ेगा, कॉल के लिए अलग, पुट के लिए अलग। बट देयर आर सम सॉफ्टवेयर इन द मार्केट जैसे कि सेंसिबल, ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो, काफी पॉपुलर है इन दिस एरिया, ठीक है। तो इसमें अगर आप ट्रेड में जाओगे और यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाओगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेटेजी बिल्डर का आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ये सब आप परचेज भी कर सकते हो जब आप मतलब रेगुलर बेसिस में काम करोगे, तो आपके लिए एक परचेज का ऑप्शन भी बन सकता है। और जिस तरह से आप ये देख रहे हो ना सर, ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने है, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी के बेसिस में आपके सामने एक ट्रेड का सिनेरियो है, ठीक है। क्या आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना जा सकते हैं आप, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो रहा है, आप ब्रेक इवन कितने में करोगे, स्ट्राइक क्या चूज करोगे, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं, जस्ट उसी कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो बुलिश है कि बेयरिश स्ट्रेटेजी लेना चाहते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेटेजी लेना चाहते हैं, यही सब चीज मुझे अभी आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे हम पूरा स्ट्रेटेजी सीख जाएंगे ना, उसके बाद कोई भी सॉफ्टवेयर आप मार्केट में यूज करो, ठीक है, आप इजीली ये सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हो सर। सर ये टॉपिक बहुत ज्यादा एलाबोरेटिव तो मतलब बहुत डिटेल्स तो है नहीं, बट ये टॉपिक काफी समय लगेगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा टेक्निकल मैटर इसमें रहता है जिस पे बात करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये टॉपिक बहुत डिटेल्स नहीं है, बट ये काफी टेक्निकल है सर, काफी टेक्निकल है, स्टैटिस्टिक्स भी है, काफी टेक्निकल भी है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। और आप ऐसा समझो कि ऑप्शंस इतना दिन में आप लोगों ने जो लोग बेसिक कंप्लीट कर चुका, ठीक है, आप इतना समझ सकते हो कि ऑप्शंस बेसिक्स जिसका हो चुका है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग का, मतलब ये बेसिकली अप्लाइड एरिया है, मतलब ट्रेडिंग करना है तो अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी के बेसिस में ही ट्रेड लेना है। समझ में आ रहा है ना सर, ठीक है। ट्रेड लेना है तो स्ट्रेटेजी के बेसिस में ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए मार्केट में स्ट्रेटेजी बिकता है सर, इतना इतना वैल्यूएशन है कि स्ट्रेटेजी बिकता है, सेल होता है मार्केट में, ठीक है, स्ट्रेटेजी बिल्डर पे, ठीक है। आप ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू से भी मतलब सेल होता है, मतलब स्ट्रेटेजी इतना इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। स्पेशली ब्रोकिंग फार्म अलग अलग स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं। एज ए रिसर्च एनालिस्ट, एज ए इक्विटी एडवाइजर जब आप लोग काम करोगे, आप भी फार्म के अंदर जो डेरिवेटिव फार्म्स होते हैं ना, वो लोग स्ट्रेटेजी को बिल्ड करते हैं और फिर क्लाइंट को बताते हैं कि ऐसे करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो यही सब रिसर्च का काम होता है सर।
कि एक ट्रेडर को कौन सा खरीदना चाहिए, मतलब किसमें ऑप्शंस बाई करना चाहिए, किसमें सेल करना चाहिए, किसमें शॉर्ट सेल करेगा, किसमें लॉन्ग करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और उसको सीखना है सर। तो एक काम करते हैं ना, ऑप्शन स्ट्रेटेजी को बिल्डअप करने के लिए, ऑप्शन बेसिक नहीं सर, मैं आपको कॉल पुट ग्रीक ये सब के बारे में काफी बात किया, एटीएम ओटीएम आईटीएम, है ना। सो अगर आप ये सब बेसिक एरिया आपका कवर है, तो जस्ट अभी आप ना एप्लीकेशन एरिया में थोड़ा सा ध्यान बढ़ाओ। ठीक है, तो कैसे ये सारा चीज को यूज करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं आपको क्या बोला कि बहुत पॉपुलर है सर, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज, बियर पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड। ठीक है, बियर सॉरी पुट रेशियो बैक स्प्रेड, द लॉन्ग स्ट्रैडल, द शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, फिर आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, फिर आपका मैक्स मीन पीसीआर रेशियो, आयरन कॉन्डर, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ आपका स्ट्रेटजी में आता है। ठीक है, एंड दीज आर वेरी पॉपुलर, एंड दीज आर वेरी पॉपुलर। ठीक है, सो सबसे पहले एक काम करो ना, सबसे पहले ना हम लोग थोड़ा सा ना मैटर को समझते हैं सर। ठीक है, कि ये स्ट्रेटजी है क्या। ठीक है, मतलब मैं बहुत ऐसा लग सकता है कि सर ये स्ट्रेटजी को लेके थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल वे। ठीक है, सो जैसे कि हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटजी में बात तो करेंगे, बट हमें आपके साथ ना एक बिहेवियरल फाइनेंस, सर फाइनेंस का एक एरिया है सर, बिहेवियरल फाइनेंस, समझते हो, नाम सुना आप लोगों ने कभी? हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, बट जस्ट एक कॉन्सेप्ट है सर, बिहेवियरल फाइनेंस। सर क्या होता है बिहेवियरल फाइनेंस? इवन जो लोग सीएफए का पढ़ाई करते हैं उनको काफी डिटेल्स में बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ाया जाता है। ठीक है, बिहेवियरल फाइनेंस एक इवन सीए के अंदर भी है बिहेवियरल फाइनेंस, बट व्हाट इज बिहेवियरल फाइनेंस, बता सकते हो? जस्ट एक सिंपल पूछ रहा हूँ, ऐसे नाम सुना है सर? नाम सुने चीज तो रखे हो? हाँ सर। सर कोई बात नहीं, देखो सर बिहेवियरल फाइनेंस क्या होता है, हम लोग फाइनेंस तो काफी पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स रहता है और इकोनॉमिक्स रिलेटेड मैटर को डिस्कस करना पड़ता है। बट यहाँ पर बिहेवियरल फाइनेंस क्या है ये थोड़ा जान लो सर। बिहेवियरल फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी ऑन द बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट। ध्यान से सुनना, ये एक साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है जो इन्वेस्टर के बिहेवियर को इफेक्ट करता है, और फाइनेंशियल एनालिस्ट, या तो आप इन्वेस्टर हो या तो आप एनालिस्ट हो जो इन्वेस्टर को हेल्प करता है। इट एज्यूम्स दैट इन्वेस्टर्स आर नॉट ऑलवेज रैशनल। देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स मैक्सिमम केस में लॉजिकल नहीं होते। रैशनल का मतलब क्या? जो कैलकुलेटिव रिस्क लेना जानता है, हैव लिमिट्स टू देयर सेल्फ कंट्रोल एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन बायस। ठीक है, तो जो लोग बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग ना रैशनल नहीं हो पाते, और सेल्फ कंट्रोल उनका बहुत कम होता है, और अपने ही ओन बायस पे, मतलब उन्हें जो ठीक लगता है उसी पे वो काम कर लेते हैं। मतलब उनको मार्केट रिस्क एनालिसिस करना आता भी है तो भी वो कर नहीं पाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरल लॉ एंड इकोनॉमिक स्कॉलर्स स्टडिंग द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल फर्म्स टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज have attributed decision science in irrational consumer decisions. It also includes subsequent effects on the markets. Behavioral finance attempt to explain the reasoning pattern. Reasoning मतलब logically किसी भी चीज को एनालिसिस करने को रीजन कहते हैं, रीजनिंग। ठीक है, reasoning pattern of investors and measures the influential power of these patterns on the investors decision making. The central issue in behavioral finance is explaining why market participants make irrational systematic errors contrary to assumptions of rational market participants. मतलब जो मार्केट में पैसा लगाते हैं सर, बड़ा सिंपल सा बात है, ज्यादा मतलब हाइप क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। ठीक है, सिंपल बात है, जो लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैलकुलेटिव रिस्क क्यों नहीं ले पाता? दे आर ऑलवेज इन हरी। ठीक है, दे आर ऑलवेज इन हरी, दे आर ऑलवेज इन ग्रीड। ठीक है, इनको हमेशा ग्रीड आ जाता है, हमेशा ये जल्दी में होता है, इनको अभी प्रॉफिट बुक करना है, अभी पैसा कमाना है, सब अभी करना है। ठीक है,
और ये ग्रीड और हरीनेस के चक्कर में दिक्कत क्या हो जाता है सर, ये कैलकुलेटिव रिस्क लेना भूल जाते हैं। और एक्चुअली बिहेवियरल फाइनेंस, बिहेवियर मतलब ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, इन्वेस्टर बिहेवियर, इसको बिहेवियरल फाइनेंस में बात किया जाता है। सच सच एरर्स अफेक्ट प्राइस एंड रिटर्न्स। और ये जो गलती करता है ना ये लोग, ठीक है, इसी का गलती का फायदा होता है मार्केट को, और इसका डिसएडवांटेज भी होता है। मार्केट में अपना चलता है सर, इन्वेस्टर या ट्रेडर अपने हिसाब से काम करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, ठीक है। अब ये इन्वेस्टर और ट्रेडर का जो ये बिहेवियरल एक्टिविटी है ना, ये इतना आसानी से बदलने वाला नहीं है सर। हम बोलेंगे सर सबको सिखा दो तो सब बदल जाएगा, नहीं सर, ये बहुत मुश्किल का खेल है। नॉलेज से नॉलेजेबल बंदा, डिग्री से डिग्री में लदा हुआ बंदा, मतलब इतना डिग्री है, ठीक है, पर फिर भी ये बिहेवियर के अंदर वो उसको कंट्रोल करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब वो ना कहीं फंस जाता है, कहीं ना कहीं एक आदत से मजबूर, ठीक है, आदत से मजबूर, अपने सेल्फ कंट्रोल से मजबूर। मार्केट ऐसा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग हमेशा, स्पेशली इन टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज के ऊपर बात करते हैं सर, टेक्निकल पे, है ना। तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे बात करते हैं, चार्ट देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, कंपनी को एनालिसिस भी करते हैं। बट अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मार्केट पॉजिटिव सिनारियो में नहीं है, फिर भी कुछ ट्रेडर का मानना ऐसा होता है कि नहीं ठीक है, मार्केट में पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उनको ना पैसा का बहुत लग गया, ठीक है, और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, वही आदत से मजबूर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमें पता है लास्ट दिन हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे पिवोट चार्ट पढ़ रहे थे, और पिवोट चार्ट को कैसे यूज करने वो भी मैं आप लोगों को बता रहा था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे थे आप लोगों को कि सर पैटर्न कहाँ फॉर्म होने से आपके लिए बेहतर है, ठीक है, पैटर्न कहाँ फॉर्म होने से आपके लिए बेहतर है। अब पैटर्न का एक ट्रेंड होता है, ठीक है, तो मानो जो थोड़ा आदत से मजबूर है, उसका क्या है, या तो थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज है, उसको लगता है कि पैटर्न फॉर्म हो गया, चलो खरीद लेते हैं। भाई पैटर्न कहाँ फॉर्म हुआ, ठीक है, उसका अगर प्रॉपर एनालिसिस नहीं करता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट लुक एट सर, यहाँ पर एक मुझे ये आपका एक इंगल्फिंग मिला हुआ है, बट ये वाला पियरिश इंगल्फिंग है, चला गया, दिस वन दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो तो एक बार सर, दिस वन प्रायर ट्रेंड बुलिश था, बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग का प्रायर ट्रेंड जो होगा वो बुलिश होना चाहिए, मतलब प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। और उस पॉइंट में अगर बियरिश इंगल्फिंग क्रिएट होता है तो वो मार्केट को नीचे धकेलता है, और ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशंस में अगर कोई टेक्निकल एनालिस्ट या टेक्निकल ट्रेडर मार्केट में ट्रेड लिया, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल रहा है सर, शॉर्ट सेल करना चाहिए या फिर पोजीशन छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड सेटअप लेते हो तो आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, बट पॉइंट इज दैट कि ऐसे इंगल्फिंग अगर प्रॉपर ट्रेंड पे फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉपर ट्रेंड पे फॉर्म नहीं हुआ तो वो फंस सकता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर प्रायर ट्रेंड प्रॉपर, जैसे यहाँ पर भी देखो इंगल्फिंग बना है, दिस इज ऑल्सो, बट यहाँ पर देखो प्रायर ट्रेंड जो है ना वो फ्लैट रहा है, और इसीलिए अगर कोई यहाँ पर ट्रेड लेता है तो वो फंस जाएगा। फंसने का मतलब क्या है, क्योंकि वो जो सोच रहा था कि मार्केट अप होगा, सॉरी मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है, डाउन नहीं गया, उल्टा मार्केट साइडवेज में ही चला, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंगल्फिंग इस पॉइंट पे, इंगल्फिंग इस पॉइंट पे प्रायर ट्रेंड के हिसाब से नहीं हुआ सर। लेकिन पॉइंट पॉइंट क्या है सर, कि ट्रेडर जो थोड़ा आधा अधूरा नॉलेज लेके काम करते हैं, या फिर जो थोड़ा जल्दी में होता है, ये इंगल्फिंग हो गया, चलो ट्रेड ले लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, लैक ऑफ स्ट्रेटेजी या लैक ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है, वो फंस जाएगा, ठीक है। मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट रैंडम ट्रेडिंग, मतलब ऐसे बहुत लोगों का मानना है कि रैंडमली ट्रेडिंग करते जाओ, कुछ प्रॉफिट होगा कुछ लॉस होगा, अल्टीमेटली दिन के एंड पे देख लेंगे प्रॉफिट लॉस, बट दैट इज नॉट अबाउट, दैट इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रॉपर कैलकुलेशंस। हाँ, उसमें भी आप कैलकुलेशन करके भी कभी कभी आपका लॉस हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम बिना कैलकुलेशंस का, बिना
किसी प्रॉपर स्ट्रेटेजी का आप मार्केट में कुछ करो। एग्जैक्टली बिहेवियरल फाइनेंस जो है ना वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे बात करता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ना बिहेवियरल फाइनेंस का थोड़ा आइडिया देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लॉटरी टिकट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। देखो सर, लॉटरी टिकट, सर लॉटरी टिकट के साथ स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन है? सर कनेक्शन है, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट का कनेक्शन तो बिल्कुल है। सो डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, इट्स नॉट अबाउट दी टू क्रिएट दी मतलब आपके मन में फियर क्रिएट करना, ऐसा कुछ मैटर नहीं है सर। आपको सावधानी लेना चाहिए और सावधानी के साथ आपको कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए ये बताना है। दिस इज नॉट ऑल अबाउट तुक्काबाजी, तुक्का समझते हो ना, स्पेकुलेशन। तो टू बाय एंड बेट ऑन ए लॉटरी टिकट, अ गेम दैट यू टिपिकली अवॉइड, है ना, लॉटरी का गेम जो है ये अवॉइड ही ज्यादातर लोग करेंगे, है ना, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द ऑड्स ऑफ विनिंग द जैकपॉट इज रियली लो, है ना। लॉटरी लॉटरी जीतने का जो चांसेस होता है वो हमेशा लो ही होता है, ये सर नो सर। हाँ ज्योति, दादा बोलो। लॉटरी जीतने का जो चांसेस होता है वो हाई होता है कि लो होता है? लो होता है। लो होता है, नो डाउट लो होता है। सो however if you do win the ticket, अगर एक बार आप जीत जाते हो, you will be most likely tempted to buy a lottery ticket regularly thereafter। ये सब एक बार जीत जाते हो तो फिर एक आदत सा नहीं बन जाएगा सर? हाँ, कि मैं पहले भी जीता फिर से जीत सकता हूँ तो खरीदते रहो, ये तो था राइट। है सर। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट यही है, कभी थोड़ा सा छोटा प्राइस जीत गया, छोटा मोटा कुछ प्राइस जीत गया तो आपको लगता है कि आज छोटा प्राइस जीता तो कल बड़ा जीत जाएंगे, ठीक है। सो वी एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर्स व्हेन इट कम्स टू आवर इन्वेस्टमेंट एज वेल। So what drives such behavior? As humans, this is all about it, behavioral finance. As humans, our life is governed by anticipations. ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है ना सर, ये एंटिसिपेशन पे चलता है। एंटिसिपेट करना मतलब फ्यूचर इवेंट के बारे में प्रेडिक्शन क्रिएट करना। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, ठीक है। या तो नेगेटिव एंटिसिपेशन या तो पॉजिटिव एंटिसिपेशन, बट एंटिसिपेशन इज देयर। या तो हम हाँ सोचते हैं या तो हम ना सोचते हैं, या तो हम हमारा माइंड बुलिश जैसा होगा या तो हमारा माइंड बियरिश जैसा होगा। So looking forward to winning a lottery is exciting and so is realizing that expectations. The research in neuroscience has however shown, एक neuroscience पे research हुआ है सर, उस पर देखा गया है that anticipating a win is more exciting. Anticipating a win is more exciting than actual winning. न्यूरोसाइंस ये बताता है कि जीतने का जो इच्छा होता है, ठीक है, एंटिसिपेशन होता है, उसमें जो एक्साइटमेंट होता है ना, एक्चुअल विनिंग का वो एंटिसिपेशन नहीं है। मतलब अगर आपको पता है कि हाँ आप जीत जाएंगे, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मतलब ओरिजिनली आप जीत गया तो उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं है, बट हम जीत सकते हैं, ठीक है, या जीत जाएंगे, ठीक है, चलो खेलते हैं, ठीक है, ये जो एंटिसिपेट करना ये ज्यादा एक्साइटेड। और ये स्टॉक मार्केट में स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट को ड्राइव करता है। ये जो ऑप्शंस मार्केट, फ्यूचर मार्केट इतना जो चलता है मार्केट में, है ना, इसको लेके बहुत बात होता है और बहुत मार्केट में रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग चलता रहता है। ये क्यों चलता है बोलो तो, बिकॉज इसके पीछे बिहेवियरल फाइनेंस काम करता है। लॉस भी खाएगा फिर भी छोड़ेगा नहीं। मतलब ऐसे गाना है ना हिंदी में, आज ना छोड़ेंगे दम दमादम, ठीक है, मतलब इट्स लाइक दैट सर। मतलब आपको लॉस भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट ये माइंड ऐसा है जो बिहेवियरल फाइनेंस के हिसाब से काम करता है। उससे लगता है माइंड को कि नहीं हम जीत जाएंगे, ठीक है, जस्ट जस्ट लाइक ए लॉटरी, ठीक है। बट हाँ, लॉटरी में जैसे बेटिंग हो जाता है ना सर, या तो जीतोगे या तो हार जाओगे, मतलब टिकट का दाम बेकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात ऐसा नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशंस का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर काफी कैलकुलेशंस का एरिया है। तो स्पेशली इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट, ठीक है। सो बात यहाँ पर ऐसा है कि ये जो nevertheless once you experience the excitement of winning a lottery, you feel the need to indulge. That is your brain compels you to buy a lottery ticket even though you are aware of the odds of winning the second one. सेकेंड टाइम आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे आपको नहीं पता, एक अनसर्टेन इवेंट्स है, बट फिर भी आप लॉटरी का टिकट वापस परचेस करोगे, अगेन परचेस करोगे,
और खेलोगे सर। दिस हैपेंस बिकॉज वी टेंड टू यूज मोर ऑफ रिफ्लेक्सिव ब्रेन। ये जो आजकल कंपनी चलता है ड्रीम 11, हाँ, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है ड्रीम 11, आप सोचो ड्रीम 11 जैसे कंपनी, माई 11 सर्कल जैसे कंपनी, बेटवे जैसे कंपनी काफी पैसा कमा रहा है सर। बट ये बेसिकली ये जो पैसा कमा रहा है इसके पीछे का मेन कारण क्या है? ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, अलग अलग चीज में कर रहा है। रेवेन्यू देखो आप, स्टार्ट हुआ 2008 में, ठीक है, मुंबई में 2070 करोड़ का रेवेन्यू है, नेट इनकम 181 करोड़ का है ऑलरेडी, ठीक है। ऐसा क्या कर दिया? तो लीगलिटी को लेके कोर्ट में काफी सारा केस रहा है, ठीक है, बट क्योंकि ये इतना भी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि लो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, काफी कम पैसा देना पड़ता है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। बट फिर भी इसको लेके बात हुआ है सर, ठीक है, फिर भी इसको लेके बात हुआ है। इसका जो मेन खर्चा हो रहा है वो एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि ड्रीम 11 जैसा जो कंपनी का बिजनेस है, ठीक है, ड्रीम 11 जैसा कंपनी का जो बिजनेस है ये पूरा प्रिडिक्शन बेस्ड है, ठीक है। कौन सी टीम में 11 प्लेयर किस दिन खेलेगा, ठीक है, किसको आप कैप्टन बनाओगे, किसको आप वाइस कैप्टन बनाओगे, जिसके ऊपर आपका चांसेस डिपेंड करता है जीतने का, ठीक है। तो ये काफी मतलब बहुत मुश्किल है सर। मतलब लाखों में एक को मिलता है, लाखों में एक, वो भी ज्यादा, करोड़ों में एक को मिलता है किसी एक पर्टिकुलर डे में कौन विन होगा, ठीक है, कौन कौन किस कौन कौन, कौन कैप्टन रन बनाएगा, कौन सा वाइस कैप्टन विकेट लेगा या रन बनाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और कैप्टन मतलब टीम का कैप्टन नहीं, आपको कैप्टन खुद से चूज करना पड़ता है। मे भी आपको लगता है कि आज नॉर्मली इंडियन टीम का कैप्टन रोहित है, लेकिन आपको लगता है नहीं विराट आज रन बनाएगा, ठीक है, आप विराट को कैप्टन सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि आज सूर्य कुमार फिर से आप सेंचुरी मारेगा, लेकिन बात ऐसा है कि अपोनेंट टीम का भी देखना पड़ता है। तो ये काफी प्रेडिक्शन के बेसिस में है, लेकिन फिर भी लोग पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बिहेवियरल फाइनेंस का, साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस का जो अप्रोच है ना, ये काम कर जाता है, ठीक है, ये काम करता है। इसमें ब्रेन के अंदर दो चीज होता है, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज वी टेंड टू यूज मोर ऑफ रिफ्लेक्सिव ब्रेन देन रिफ्लेक्टिव ब्रेन। मतलब ड्रीम 11 में कितना लोग पैसा लगाते हैं, कितना लोग जीत ही पाता है, कितना लोग करोड़ों जीतता है। ऐसे तो प्राइज मनी होता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक का भी प्राइज मनी ऑफर किया जाता है मेगा लीग वगैरह। बट पॉइंट इज दैट सर, वही है कि कितना लोग जीतता है, पार्टिसिपेट करता है अगर 5 लाख तो जीतता है हार्डली फर्स्ट 500। तो बाकी 500 को भी क्या नहीं, किसी को 200 500 50 लगा के 500 मिल गया, बट एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम लूज ही होता है। बट फिर भी नेक्स्ट दिन वो वापस ड्रीम लेवल लेके बैठ जाता है, ठीक है। मैं देखता हूँ, बात करता हूँ काफी स्टूडेंट से, रिलेटिव्स में, ठीक है, कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं करता, ठीक है। कभी कभी मैं भी देखता हूँ कि आज देखते हैं कि मेरा मेरा टीम जो है वो खेलता ही नहीं, बट आदत नहीं बना सकता, ठीक है। So this happens because we tend to use more of reflexive brain than reflective brain. The reflective brain performs calculations that helps you analyze and think. Reflective brain आपको कैलकुलेशन करना सिखाएगा, एनालाइज करना सिखाएगा, सोचना सिखाएगा। और रिफ्लेक्सिव ब्रेन हेल्प्स यू फील एंड इज मोर इंट्यूटिव। ये सिर्फ फील करता है, ठीक है, अपने ही मन में, इसको हम लोग बोलते हैं ना, इसको हिंदी में बहुत अच्छा बात करता है सर, ख्याली पुलाव पकाना। बंगाली में हम लोग बोलते हैं आकाश कुसुम चिंता भावना, ठीक है, जैसे ख्याली पुलाव, ठीक है। तो ख्याली पुलाव पकाना या फिर आकाश कुसुम या फिर इमेजिनरी, मतलब अपना ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में समय देना। The reflexive brain helps you feel and is more intuitive. So when you feel an urge to buy a lottery ticket, it is your reflexive brain that is pushing you to do so. But calculative brain आपको क्या बोलता है? भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा। So your reflective brain is likely to tell you that the odds of winning the jackpot is for the second time are low, but still फिर भी आप खरीद लेते हो, टिकट खरीद लेते हो, ड्रीम 11 में पैसा लगा देते हो, है ना, जुआ जुआ के अड्डे में जाके बेटिंग कर लेते हो। ये कौन सा ब्रेन कराता है आपको? रिफ्लेक्सिव ब्रेन कराता है। सिमिलरली मार्केट को भी लोग जुआ बना देता है, सिमिलरली स्टॉक मार्केट को भी लोग जुआ बना देता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं करता है। बट यहाँ पर कैलकुलेशन का एरिया है सर, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। अगर ये पूरा जुआ होता तो स्टॉक मार्केट एक एजुकेशन कभी नहीं बनता।
अगर ये प्योर फॉर्म ऑफ स्पेकुलेशन होता तो फिर हम इसको लेके पढ़ाई ना करते, कोई जरूरत नहीं होता। खेलोगे हारोगे, खेलोगे हारोगे, या तो जीतोगे या तो हारोगे। तो जहां पर सिर्फ बात विन एंड लूज का है, उसमें क्या कैलकुलेशन सर, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट विन एंड लूज, इट्स मोर देन दैट। सो स्टॉक मार्केट में कुछ लोग ना, जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, वो लोग मार्केट को जुआ बना देता है, ठीक है। उनको लगता है और उनको देख के बाकी लोग भी पीछे पीछे सोचता है कि ठीक है हम भी इसको जुआ बना लेते हैं, ठीक है 5,000 लगाते हैं, है 10,000 लगाते हैं, या तो जीतेंगे या तो हार जाएंगे, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि 2 बार 10,000 लगा के जीत गया, ठीक है, मतलब उसका स्ट्रेटेजी फुलफिल कर गया। कभी ऐसा हुआ कि एक बार हार गया, ठीक है। तो ये एक सट्टाबाजी हो गया सर, ये जुआ हो गया, ये स्पेकुलेशन माइंड हो गया, ठीक है। बट सर ये स्पेकुलेशन माइंड से आप पूरा का पूरा गवा सकते हो, और ऐसे हम लोग सुनते भी हैं मार्केट से, कितना सारा लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के रातों रात पैसा भी कमाया और रातों रात डूब भी गया। तो सर हमें डूबना नहीं है। अगर एक बंदा भी डूबता है ना मार्केट में, तो बहुत ही नेगेटिव बात है सर, क्योंकि हम मार्केट को डूबने के लिए नहीं, बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, और इसमें स्ट्रैटेजी कैलकुलेशन जरूरी है सर, ठीक है। सो बस ये जो थीन लाइन है ना, ये जो थीन लाइन है, थीन लाइन क्या, मार्केट के अंदर जो स्पेकुलेशन है, इससे कैसे बचे। सर बोलो सर। एक पॉइंट था बोलो सर। सर, मैंने 2020 के टाइम पे जब कोरोना आया ना, उस टाइम ऑब्जर्व किया था, लाइक उस टाइम पे लोगों के पास, लोग ना स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयर हो रहा था। तो उस टाइम पे जब लोग ऐसा पैसे लगा रहे हैं ना मार्केट में, तो ये चर्निंग वाला जो चीज़ है ना, जो ये एजेंट लोग जो कमीशन के लिए अपने क्लाइंट्स को पैसा तो डाल दो बोलता है, बट देन फिर लॉस 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 पे ही ज़्यादा उनका चलता है ऐसा। तो ये चीज़ उस टाइम पे बहुत हुआ बोल के, फिर ऐसा मतलब एक डिसबिलीफ भी उस टाइम पे, जहाँ अवेयरनेस जब बढ़ा ना, तो ये जो एक मार्केट को लेकर के इनका जो एक डिसबिलीफ है ना कि पैसा मतलब चला जाता है, जो ये स्पेकुलेशन बेसिस पे मत लगाओ पैसा बर्बाद है, ये वो चीज़ भी हुआ। बट एक प्लस पॉइंट ही था कि मतलब अवेयरनेस बहुत आया मार्केट को लेकर के। अब वो चीज़ का मेरे को नहीं पता कि मतलब पैसा जाने से भी कुछ लोग तो हाँ चलो मार्केट है उसको एक पॉजिटिव वे में ले रहा है, लेकिन बहुत लोग ऐसा भी था जो मतलब इसको वही वाला बिलीफ में लिया कि पैसा चला जाता है, डूब जाता है, ऐसा वाला। ये सर मतलब जो अवेयरनेस क्रिएट हुआ था, अवेयरनेस पॉजिटिव सेटअप पे बन रहा था, ठीक है। लेकिन सेटअप बनते बनते, क्योंकि कुछ एजेंट लोग जो बेसिकली ब्रोकिंग फार्म के जो एजेंट होते हैं, उनको पैसा का जरूरत पड़ता है, दे आल्सो वांट टू बिल्ड मोर एंड मोर मनी, और इसके चक्कर में ये लोगों को ग्रिड का सामना करते हैं, ठीक है। लोगों को ग्रिड के सामने कर देता है, और उसी ग्रिड के चक्कर में देखो, एजेंट अपना काम करेगा, यहाँ पर ना एजेंट का कोई गलती नहीं है, ब्रोकिंग फार्म हो एजेंट हो उसका कोई गलती नहीं है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो अपना ब्रोकिंग फार्म चलाएगा, वो अपना कमीशन के लिए काम करेगा। बट यहाँ पर खेल इंडिविजुअल्स का है, ये अगर मौका बन जाए तो मुश्किल है। इंडिविजुअल्स को खुद का एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। अगला आपको बोल सकता है कि हाँ भाई पैसा डालो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट वेयर इज योर लर्निंग्स, ये मिसिंग होगा तो कैसे चलेगा। आपका पैसा भाई, एजेंट का पैसा नहीं। 10,000 भी मार्जिन मनी जमा करके खेलोगे तो पैसा आपका है, किसी के कहने पे क्यों करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों का क्या है ना सर, वो सीखना नहीं चाहता। ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया सर, कितना सारा लोग मुझे डेली फोन करता है, स्टॉक मार्केट क्वेरीज जो होता है, ये पढ़ना है, वो ये यहाँ पैसा लगाना है, वहाँ पैसा लगाना है। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि सीखने का इच्छा है क्या, तो पहले बोलेगा हाँ, फिर बोलेगा सर इतना समय नहीं दे पाएंगे। अच्छा अब मुझे बताओ कि आपको पैसा भी कमाना है पर सीखना नहीं है, ये दोनों कैसे पॉसिबल है। मतलब लोगों का ऐसा है कि पैसा कमाऊंगा, पर उसके लिए जो सीखना, जो नॉलेज बिल्ड करना है, उस पर नहीं समय देता। और देने का इच्छा भी है, फिर भी टाइम नहीं देना चाहता। मतलब एक्चुअली पढ़ने का जो माइंड सेटअप है ना, वो नहीं है। सीखने का जो माइंड सेटअप है वो नहीं है। जैसे हम लोग जिस तरह से एक एक चीज को इतना बारीकी से देख रहे हैं, अगर वो बारीकी से देखता, समझता ना, तो गलती कम करता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलती होता ही नहीं है, गलती लोग करते हैं सर।
है ना, हर चीज में गलती हो सकता है, बट गलती करना एक चीज, गलती हो जाना एक चीज, ठीक है। नॉलेज के साथ काम करोगे तो गलत मतलब ट्रैप में नहीं पड़ोगे, ग्रीड से बचे रहोगे। बट वही तो प्रॉब्लम है। आपने जो बोला ना, जो ऑब्जर्वेशन आपने दिया कि अवेयरनेस क्रिएट हुआ, फिर ग्रिड में पड़ गया, और उसी ग्रिड के चक्कर में अभी खुद ही बोल रहा है, मतलब अपना फिर से एनालिसिस दे रहा है कि मार्केट अच्छा नहीं है। सो अब क्या बताए सर, बोलो। अब इसमें ह्यूमन ह्यूमन बीइंग का खेल यही है कि ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सा मतलब वही बिहेवियरल फाइनेंस तो इसी की बात करता है, यही बात करना है। अब इसमें ज्यादातर लोग अगर एडुकेटेड होता है सर, ये अच्छा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एडुकेट हो जाए, ठीक है। इसमें सुविधा ये है कि मार्केट एक ओरिजिनल चीज रिफ्लेक्ट करेगा, मार्केट ऑलवेज एक सच बताने का कोशिश करेगा, ठीक है। ये थोड़ा जरूरी है सर, इसीलिए तो अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए मार्केट के बारे में। मार्केट में पैसा लगाने से मार्केट में पैसा बन जाएगा ऐसा नहीं है, मार्केट में पैसा को बनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। और अगर मार्केट आपको अलग मतलब डायरेक्शंस में लेके जाता है तो उससे भी बचने का उपाय आपको जानना चाहिए। प्रॉब्लम वही है सर, ये अवेयरनेस क्रिएट करना, उसको लोगों तक पहुंचाना। और कुछ यूट्यूबर है जो बेसिकली डिटेल्स में कुछ नहीं समझाते हैं सर, ज्यादातर केस में वही ये पैसा यहाँ लग सकता है, ये बढ़ सकता है, ज्यादातर लोग यही बात करते हैं, ठीक है। मतलब सच्चाई हार्डकोर ट्रूथ बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है, कि इसके पीछे का ट्रूथ क्या है ये नहीं बताते। मतलब इसके पीछे का बैकग्राउंड का कहानी ज्यादातर लोग बेसिकली ऊपर ऊपर से निकल जाता है, लेकिन इसके पीछे जो रिस्क है, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है, जो रिस्क कंट्रोलिंग एबिलिटी है, इतना मेहनत कोई नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बोरिंग हो जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वो बोरिंग कॉन्सेप्ट के साथ लोग पसंद नहीं करता, मार्केट में बिकता नहीं है बोरिंग कॉन्सेप्ट। जरूरी है पर बोरिंग चीज मार्केट में सेलेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम है। चलो सर, गुड ऑब्जर्वेशंस, लेकिन चलो हम लोग देखते हैं। आई होप आज नहीं तो कल दुनिया जानेगा, सोचेगा। The reflexive brain helps you feel is more intuitive when you feel an urge to buy lottery ticket. It is your reflexive brain that is pushing you to do so. So your reflective brain is likely to tell you that the odds of winning the jackpot for the second time are low. Now consider trading in equity options. अब similar concept को आप equity में convert करो. You know that buying calls and puts has its risk. हमें पता है कि अगर हम कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं, इसका अपना रिस्क है। As options often expire so fast. कई बार ऐसे होते हैं कि ऑप्शंस एक्सपायर हो जाता है और उसमें हमें कोई पैसा नहीं मिलता, उल्टा जो मार्जिन मैंने जमा किया था वो भी मेरा डूब जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली। सो येट वी मे चूज टू बाय देम रेगुलरली, बट फिर भी हम रेगुलर बेसिस में मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्पेशली इफ वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस लार्ज गेन्स। अगर मानो कि कभी मैंने किसी एक पर्टिकुलर डे में 1 लाख का गेन कर लिया, किसी दिन मैंने 20,000 का लॉस खा गया, किसी दिन मैंने 30,000 का लॉस खा गया, ठीक है। 1 लाख का गेन तो है ना, वही मेरे को पॉजिटिवली लेके जा रहा है कि भाई 1 लाख मैंने गेन किया था, तो एक दिन 20,000 का लॉस हुआ, दूसरा दिन 30,000 का लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको फिर भी नेक्स्ट दिन, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक मंडे फिर से आप जाग जाते हो, नहीं ठीक है फिर से 1 लाख आ जाएगा। यस, आ सकता है, ये जो मोटिवेशन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंधाधुंध नहीं सर, मतलब ब्लाइंड लीविंग सर। ब्लाइंड फेथ बहुत खतरनाक होता है ना, ब्लाइंड फेथ बहुत खतरनाक होता है। मार्केट को भी परखो, है ना, परखना समझते हो ना, मार्केट को भी एनालिसिस करो, है ना। तो ऐसा नहीं कि एकदम ब्लाइंड फेथ करना, नहीं बोल दिया, मैं सुन लिया, मेरे पापा ने बोला, मेरे माँ ने बोला, मेरे पापा बोला, माँ बोला, ठीक है, मेरे दादा ने बोला, मेरे सर ने बोला, ठीक है, बट आपको भी खुद का एबिलिटी होना चाहिए सर, ठीक है। कई बार हम लोग मैक्सिमम केस में इसी पे फंस जाते हैं सर, ब्लाइंड फेथ बहुत खतरनाक चीज। स्टॉक मार्केट हो, पॉलिटिक्स हो, ठीक है। मैं अपने घर में कितना सारे लोगों को देखता हूँ, भाई किसको वोट देना है, भाई जिसको पापा दे के आ रहे हैं, जिसको दादाजी दे के आ रहे हैं, ठीक है। मतलब बात ऐसा है कि हम नहीं बदलेंगे क्योंकि ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, बात फैमिली ट्रेडिशन का है ही नहीं। ब्लाइंड फेथ अच्छा नहीं होता सर, इसमें गड़बड़ा जाता है। ये जैसे आज वेस्ट बंगाल में देखो ना, कितना सारा लोग धरना में बैठा है, ठीक है, वो जॉब के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि दे आर एलिजिबल कैंडिडेट बट उनको जॉब नहीं मिला, सो दैट्स वाई वो लोग धरने में है। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, ठीक है, मेरा ऐसा कोई पर्सनल कोई नहीं है, बट मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर एक सर्वे किया जाए, एक ट्रू सर्वे, ठीक है, इसमें जो लोग बोर्ड मतलब धरना में बैठा है,
आप उनसे पूछो कि वो लोग करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में धरना में बैठा है ना सर, स्ट्राइक में। आप एक प्योर सर्वे करो और उनसे देखो कि कितना लोग करंट गवर्नमेंट को वोट दिया था, मतलब करंट जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है ममता दीदी का, ठीक है, टीएमसी को वोट दिया था। मेरा पर्सनल मानना ऐसा है सर कि आप देखोगे कि मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% वोटर ऐसा मिलेगा आपको जो करंट गवर्नमेंट को वोट दिया है। लेकिन आज धरना में बैठा है क्योंकि अभी उसको लग रहा है कि बहुत सारा चीज गलत हो गया। सर्वे, ट्रू सर्वे होना चाहिए। अब इसमें ट्रू सर्वे में जवाब कौन देगा सर, कौन किसको वोट दिया, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट जब बदलना चाहिए तब नहीं बदलते, ठीक है, बाद में धरना में बैठ जाते हैं। मतलब ये जो ब्लाइंड फेथ होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। मतलब इसी में लोग लॉस खा जाते हैं, ठीक है। ब्लाइंड फेथ में कभी हारोगे कभी जीतोगे, ठीक है, लेकिन एनालिटिकल एबिलिटी रहेगा, कैलकुलेटिव एबिलिटी रहेगा, तो ऑलवेज बैलेंस हो। आई डोंट नो आपको पॉलिटिकल बात समझ में आया कि नहीं, बट जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया ही, तो ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ अपना अपना, तो थोड़ा शेयर कर दिया। अच्छा, तो the fact that we can lose money makes our experience of winning against such odds even more exciting। और ये actually behavioral finance का another interesting fact है सर, कि हम पैसा लॉस खा जाएंगे बट फिर भी हमें विनिंग करने का एक एक्सपीरियंस लेना है। मतलब लॉस खा के फिर से, वैसे एक गाना है ना शाहरुख खान का, एक डायलॉग है सर, मूवी का नाम है बाजीगर, या मूवी का नाम बाजीगर नहीं तो क्या पता नहीं, बट एक डायलॉग है सर, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, बाजीगर इन द सेंस जो हारा हुआ बाजी जीत जाता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड बाजीगर, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट द फैक्ट दैट वी कैन लूज मनी मेक्स आवर एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग अगेंस्ट सच ऑड्स even more exciting. This is not so much true of lottery because lottery is game of chance, while investment we believe requires some degree of skills. Yes, investment में skills चाहिए। So you may be wondering why I choose to post the current discussions, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको इसलिए कहा क्योंकि ये जो बिहेवियरल साइंस है ना, ये जो बिहेवियरल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, ये मार्केट में ना, मार्केट को बहुत बहुत ज्यादा इसके अंदर मार्केट का कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। ट्रेडर्स क्या करता है सर, ऑप्शन बाई करते रहते हैं मंथ आफ्टर मंथ, ठीक है, होप दे वुड डबल देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हर मंथ में, हर मंथ में, हर वीक में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ट्रेडर, स्पेशली ऑप्शंस में, ठीक है, और उनको लगता है कि डबल हो जाएगा। सो ट्रेडिंग ऑप्शंस विद सच ए माइंडसेट इज ए परफेक्ट रेसिपी फॉर पीएल डिजास्टर। ऐसा नहीं होता सर, हर मंथ पे मंथ आप ट्रेड करे जा रहे हो, ठीक है, और आपको बस ऐसा लगता है कि मेरा पैसा इस बार डबल हो जाए, मेरा पैसा इस बार डबल हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप मार्जिन में खेलते हो। The bottom line is this: if you aspire to trade options, you need to do it in a right way and follow the right approach. Else you can be rest assured by the gambling attitude. ठीक है, आपका एटीट्यूड जो होगा वो गैम्बलिंग एटीट्यूड हो जाएगा, and will eventually consume your entire trading capital. अगर आप 5 लाख लेके बैठे थे ना, 5 लाख कहाँ डिजास्टर के थ्रू से खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और फिर दुनिया को बोलते जाओगे मार्केट में बिल्कुल मत आना, ठीक है। मतलब जैसे बहुत लोग ऐसे मैं देखता हूँ, है ना, काफी सारे लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनका फेलियर हो जाता है तो दुनिया को बोलते रहते हैं सीए मत करो, सीए मत करो। अरे भाई तुम्हारा स्ट्रेटेजी गलत था तो क्या अगला का स्ट्रेटेजी भी गलत होगा? सीए पढ़ना भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। वहां पर अगर किसी ने रॉन्ग स्ट्रेटेजी ले लिया और उसका सीए बनना मुश्किल हो गया, वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिया या फिर आगे का रास्ता नहीं देखता, तो दुनिया को पता रहता है कि सीए, बाप रे, क्या मैं गलत बोला सर? स्पेशली आप लोगों का जो फील्ड है सीए में, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में गलत माइंड सेटअप है लोगों के अंदर, एक टफनेस, बहुत खराब चीज है, मतलब बहुत खतरनाक चीज है, उसको सबसे ज्यादा सीए के बारे में किसी को भी पूछो, सबसे पहले पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं पता, तो उसका खुद का स्ट्रेंथ क्या है वो कभी एनालिसिस नहीं करता, क्योंकि दूसरों ने बताया कि सीए टफ है तो उसने भी वही मान लिया कि सीए टफ है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? सच बताना। हेलो, पीता था ताई तो पकड़ते रखो मी तो कनेक्ट। यस सर। मतलब इंसान अपने बारे में भी नहीं सोचता है कि भाई मेरे को क्या आता है,
मेरा स्ट्रेंथ क्या है, क्या मुझे अकाउंट समझ में आता है कि नहीं, क्या मुझे कैलकुलेशन करने में मजा आता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई एक रिलेटिव ने बता दिया, कोई बगल वाले ने बता दिया, कोई घर के आस पड़ोस में पड़ोसी बता दिया, बस हमने डिसीजन ले लिया। ये था, यही खतरनाक चीज है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ब्लाइंड फेथ खतरनाक होता है, ठीक है। ब्लाइंड फेथ खतरनाक होता है, अंधविश्वास, ठीक है। इसी को बोलते हैं सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस यही है, लोग बोलते हैं ना सुपरस्टिशियस है, यही सुपरस्टिशियस है, क्या सुपरस्टिशियस यही है। मतलब ना जान के ना समझ के एक ट्रेड ले लेना, करियर का डिसीजन ले लेना, ठीक है, ना समझ के इन्वेस्टमेंट कर देना, और फिर उसके बारे में एक गलत डिसीजन दुनिया के सामने, जो भी हो। बट हम लोग सीखेंगे सर भाई, इसी को बोलने के लिए मैंने बिहेवियरल फाइनेंस का ये कॉन्सेप्ट को यूज किया आपके साथ, ठीक है। सो डोंट मेक योर मतलब मनी इन द रिस्क, ठीक है। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग करियर, मतलब आप खुद ही खुद को खत्म कर दोगे और फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करियर को ही बोलोगे कि खराब चीज है। बट बिल्कुल नहीं है सर, कोई खराबी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर काफी कैलकुलेशन है, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। The common phrase that goes like this: limited risk, unlimited profit potential. It's a silent PL killer. ठीक है, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है मार्केट में कि लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ठीक है। ये एक्चुअली PL किलर है। New by traders are disillusioned by this theoretically correct but practically disastrous fact that and thereby end up blowing up their books. Books मतलब books of accounts books. Slowly and steadily. क्योंकि उनको बताया जाता है ना आपका रिस्क लिमिटेड है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है। बट ऐसा थोड़ी है, ये वर्ड्स करेक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है। बट हम इसको बिहेवियरल फाइनेंस में एक अलग वे में इंटरप्रेट करते हैं। हमें लगता है कि रिस्क सच में लिमिटेड है, बट रिस्क लिमिटेड है, बट उसको प्रॉपरली यूज तो करो, क्योंकि मार्जिन कम होता है इसीलिए रिस्क लिमिटेड, ठीक है। तो ये सब बातों पे अपने आप को ना बहकाना नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऑप्शन ब्लाइंडली विदाउट स्ट्रेटेजी एज अ डेंजरस बट इररेजिस्टिबल पास्टर्न, ठीक है। अब उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे। So I don't intend to scare with these topics, but I'm only trying to set a context here. Within the previous module on option theory, इससे पहले हम लोगों ने जो option theory का मॉड्यूल पढ़ा था, I'm sure you would have realized that unlike other topics in the market, the science involved in options are heavy duty, है ना। क्योंकि काफी दिनों से मैंने ऑप्शन पढ़ा है आपको, और हम लोग फंडामेंटल भी पढ़ते हैं, फिर टेक्निकल भी पढ़ते हैं। टेक्निकल तो खत्म एक बार हो ही गया, लेकिन ऑप्शंस काफी हेवी ड्यूटी है, इसके अंदर काफी सारा मैटर होता है। It can be quite overwhelming, but you will have to trust here. The only way to understand and master option trading is by structuring your learning path. आप एक स्ट्रक्चरिंग वे में आप लर्निंग करो सर, ठीक है, विद अ गुड जुडिशियस मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी देखना है और उसको प्रैक्टिस भी करना है, तभी जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना एनालिटिकल जो एबिलिटी है ना उसको डेवलप कर पाओ, ठीक है। और इसमें स्ट्रेटेजी आपको बहुत जेन्युइन वे में हेल्प करेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी का जो मॉड्यूल आने वाला है, इसमें हम लोग एक्चुअली ये बिहेवियरल फाइनेंस को तो दिमाग में रखेंगे ही, साथ में हम लोग यही सीखेंगे सर। I will attempt to give you a good overview of what really need to know about some of the popular option strategies. Like always, I will try and stick to the practical aspects and ignore the unwanted theory part. ठीक है, प्रैक्टिकली कनेक्ट करने का पूरा कोशिश करेंगे सर। जैसे कि एग्जैक्टली अगर मार्केट में देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है सर कि 475 ऑप्शन स्ट्रेटेजीज आउट देयर इन अ पब्लिक डोमेन। 475 स्ट्रेटेजी यूज करना सब बहुत ही खतरनाक बात है सर। बट एटलीस्ट 100 और स्ट्रेटेजी दैट आर हिडन इन प्रोप्राइटरी बुक्स, मतलब ब्रोकर के पास हिडन है, जो मार्केट में वो लोग ओपन नहीं करता। सभी ब्रोकर का, बैंकर का, ट्रेडर का अलग अलग अपना अपना स्ट्रेटेजी है। मतलब कुल मिला के 500 से 600 स्ट्रेटेजी इज इन द मार्केट, ठीक है। मार्केट में 500 से 600 के आसपास स्ट्रेटेजी ऑलरेडी घूमता है। सो गिवन दिस, शुड यू नो ऑल दिस स्ट्रेटेजी? सर आंसर इज सिंपल, नो। 500-600 स्ट्रेटेजी सीखना पॉसिबल नहीं, ठीक है। आपको बेस बना, ठीक है। आप जैसे मानो कि इतना सारा वर्ड्स होता है, क्या हम लोग बचपन से सारा वर्ड सीख के आते हैं क्या? हेलो सर, हम लोग जब बचपन में बड़े होते हैं सर, चाइल्डहुड में केजी स्कूल में जब पढ़ते थे, हमारे एक वर्ड बुक होता था। क्या वो वर्ड बुक में सारा वर्ड्स होता था जो वर्ड्स हम लोग आज के डेट में यूज करते हैं? अरे ऐसा तो नहीं ना कि
जितना वर्ड यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में सारा वर्ड सीख के आ जाओ। क्या ज्योति बोलो, राइट और रॉन्ग? तो सर बचपन में, हाँ बोलो सर। अभी के टाइम पे अगर ये इसका परफेक्ट एग्जांपल मिलने से मतलब ऐसा है ना कि एक ही वर्ड के लिए 3-4 सिनोनिम्स है। अब सारा सिनोनिम्स हमें पता भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कि सबका सिनोनिम हमें याद रहे वाला। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली वही तो बात है। मतलब किसी को लगता है कि जैसे मैं देखता हूँ कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल करते हैं, अलग अलग उसमें टेक्निकल चार्ट्स होते हैं ना, तो इंडिकेटर्स होते हैं, उनको लगता है सारा इंडिकेटर सीख लेगा तो स्टॉक मार्केट में एकदम मतलब एकदम फाड़ देगा। ऐसा नहीं है। जो बेसिक आइडिया है ना, जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, अब उसको जानो, फिर धीरे धीरे मार्केट प्रैक्टिस करते करते जो एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स है उसको यूज करना थोड़ा सा स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आदत सा हो जाएगा। सारा इंडिकेटर सीख के मार्केट में कौन ट्रेडिंग करता है सर? सारा का सारा स्ट्रेटेजी जान के कौन मार्केट में आ सकता है? हाँ, इतना स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं। बट बेसिक जो जरूरी चीज, ठीक है, जो आपका बेस को बनाएगा, जो आपका स्ट्रेटेजी का माइंड सेटअप को बिल्ड करेगा, ठीक है, उतना जान के आओगे, फिर प्रैक्टिस के साथ साथ मास्टरी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट शुड यू नो? You only need to know handful of strategies, but you need to know them really well. Once you know these strategies, all you need to do is analyze the current states of market or stocks and map it with the right option strategy from your strategy. Keeping this in perspective, we will discuss certain strategies. क्या-क्या strategy होगा? Image कुछ बता रहा है सर। Bullish strategy, bearish spreads, natural neutral strategy. Bullish में bull call spread बहुत popular है सर। Bull call spread is a very popular strategy. Bull put spread, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी जानने से पहले एक बार प्लीज ऑप्शंस को खत्म कर दो। चौथा स्पेशली मैं तुझे भी बोल रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार ऑप्शंस को खत्म कर दो। ऑप्शंस का जो बेसिक्स एरिया है, ठीक है सर, तो बहुत हेल्प होगा सर, ठीक है। और फिर बाद में मैं फिर से जब क्लास लाइव में कराऊंगा और एक बार कर देना, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर कि आपको बेसिक्स ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस आना चाहिए, ठीक है। ये आने से तभी स्ट्रेटेजी आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, कॉल बटरफ्लाई, सिंथेटिक कॉल, स्ट्रैप्स। बेरिश में बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बुल पुट लैडर, पुट रेशियो बैक स्प्रेड, स्ट्रिप, सिंथेटिक पुट। न्यूट्रल में क्या है? लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैंगल्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉन्डर, लॉन्ग शॉर्ट बटरफ्लाई, एंड देयर इज अनदर कांसेप्ट ऑफ कॉल्स। These are important strategies. बस ये जान लो ना, ये जान लोगे तो हेल्प हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे 475 हो, 575 हो, जितना लेना है, जितना मार्केट से जानना है, जानने का कोशिश करते रहना, ठीक है। लेकिन ये बेसिक एरिया। सो बिसाइड डिस्कसिंग द अबव स्ट्रेटजीज, आई आल्सो इंटेंड टू डिस्कस इसमें और भी क्या जानना है। मैक्स पेन फॉर ऑप्शंस राइटिंग, सम की ऑब्जर्वेशंस एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा वोलेटिलिटी, आर्बिट्रेज, एम्प्लॉइंग डायनामिक, डेल्टा हेजिंग, ठीक है। द प्लान टू डिस्कस वन ऑप्शन स्ट्रेटजी पर चैप्टर। यही इच्छा है कि हर चैप्टर में एक एक स्ट्रेटजी, so that there is ample clarity about this strategy without any mix up or confusion. This means to say we will have roughly about 20 chapters, almost 14-15 chapters है सर, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि उसी के अंदर आपको ये बता दें कि मार्केट में जब आप आते हैं, ठीक है, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, पे ऑफ कैसे मिलेगा आपको, ब्रेक इवन कैसे मिल सकता है आपको, एंड परहैप्स द राइट स्ट्राइक्स टू यूज, कंसीडर द टाइम टू एक्सपेरिमेंट। कौन सा स्ट्राइक किस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए सही रहेगा और एक्सपायरी डेट क्या चूज करना। I also intend to share a working Excel model which would come handy if you intend to employ this strategy. ठीक है, so no note while we discuss the strategy keeping the Nifty index, हम लोग Nifty index में ज़्यादा बात करेंगे, but interesting fact is that हम Nifty index में बात करें, आप उसको किसी भी इंडेक्स में यूज करो, चाहे सेंसेक्स में, ऐसे सेंसेक्स में ट्रेड नहीं लेता, बैंक निफ्टी में यूज कर लो, ऑटोमोबाइल जो जो निफ्टी काम करता है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में यूज करना है, स्टॉक यूज कर लो, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप एक जानोगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अलग अलग जगह में यूज कर सकते, ठीक है। बस यही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट बुल कॉल स्प्रेड से स्टार्ट करूंगा सर, ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड। और बुल कॉल स्प्रेड में मैं आपको स्ट्रेटेजी नोट जो प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं रिलायंस का एक रियल लाइफ एग्जांपल क्रिएट करूंगा, ठीक है। और इसमें टेक्निकल, क्वांटिटेटिव एंड फंडामेंटल तीनों एस्पेक्ट्स को यूज करके आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करना चाहिए,
ठीक है। ये जो सेंसिबल सॉफ्टवेयर वगैरह जिस तरह से काम करता है एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाना है, ताकि आप ये जो सॉफ्टवेयर आपके सामने ऑप्शंस रखता है ना कि क्या करना चाहिए, ठीक है। ये जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मैपिंग मॉडल देख रहे हो ना, ये मैपिंग मॉडल तभी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट, फुल फॉल्स रेट पे ऑफ। बट एक ही रिक्वेस्ट है सर, एक बार पहले ना बेसिक जिसका भी बाकी है या जिसको भी रिवाइज करना है, स्पेशली ऑप्शन मार्केट, हो सके तो फ्यूचर को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी मैंने बहुत सारा चीज एक बार डिस्कस करके रखा। जस्ट यही होप है कि आप लोग जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लो या फिर एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि स्ट्रेटजी को समझने में कोई डाउट ना हो, क्योंकि ITM, OTM, ETM ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। कि आपको ITM में लेना है, OTM में जाना है, ATM में जाना है, ठीक है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीक का एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो जल्दी जल्दी एक बार कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, इसका जो नेक्स्ट क्लास रहेगा थर्सडे को, उस दिन मैं आपको पहला स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, ठीक है सर। ओके ज्योति, प्रथम, बाय सर। স্যার বলছি লাস্টের ক্লাসটা একটু পাঠিয়ে দেবেন আগের দিনের ভাইফোঁটা ক্লাসটা। क्लास डिपार्टमेंट, अच्छा आप